दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, ब्लड एंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है। तो पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। रुधिरवर्णिका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला एक धातु प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों एक धातु प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब हृदय से जो है ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन को जो है हमारी कोशिकाओं तक या ऊतकों तक ले जाता है। तो ये एक हीम नामक रंजक होता है और ग्लोबिन जो है प्रोटीन होता है। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम एक रंजक होता है जो इसका रंग रेड होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक का कार्य क्या है। तो गति प्रेरक को इंग्लिश में पेसमेकर कहते हैं। जब हमारे हृदय की स्पंदन गति धीमी हो जाती है तो उस स्पंदन गति को तीव्र करने के लिए पेसमेकर या गति प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है हृदय गति की स्पंदन को सामंजित करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यह हृदय गति के स्पंदन को सामंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय को सामंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है, जब स्पंदन दर 72 से 80 गिरकर 30 से 40 के स्तर पर पहुंच जाती है। तो जब इसका स्पंदन दर 72 से 80 से गिर करके 30 से 40 तक पहुंच जाती है तो गति प्रेरक उसे 72 से 80 कर देता है। तो दोस्तों जब 72 हृदय हमारा सामान्यतः 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है, तो वह धड़कने की गति जब गिर करके 1 मिनट में 30 से या 40 बार हो जाता है, तो इस 30 या 40 बार जब धड़कता है तो इसको जो है इस गति को बढ़ाने के लिए पेसमेकर या गति प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जो यह 30 से 40 बार धड़कने की गति को बढ़ा करके 72 से 80 कर देता है। निम्नांकित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक जहरीली गैस है, मुख्यतः मोटर गाड़ी के ईंधन जलने पर निकलती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकता है। अंततः इससे आदमी की मौत हो सकती है। ज्ञातव्य है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रक्तकण का कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक लोहा से बनता है। इसका मुख्य कार्य रक्त संचालन क्रिया के दौरान फुफ्फुस से O2 ग्रहण करना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तथा पुनः ऊतकों तक पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात O2 के संचालन का कार्य करते हैं। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन में किया जाता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है। तो वह जो है रेडियो सोडियम है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयरन का उपयोग एनीमिया, रक्ताल्पता रोग ज्ञात करने में होता है। तो जो रेडियो सक्रिय आयरन होता है इसका उपयोग एनीमिया, रक्ताल्पता ज्ञात करने के लिए किया जाता है तथा थायराइड ग्रंथि जो रेडियो सक्रिय आयोडीन होता है इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि में जो विकार होता है उसको ज्ञात करने में किया जाता है तथा फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में जो हड्डी का रोग होता है उसके इलाज के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा खनिज है जिससे हृदय की धड़कन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो वह पोटेशियम है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन व नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत हैं। सोडियम रक्तदाब
नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। तो जो दोस्तों सोडियम है यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है तथा यह जल हमारे शरीर में जो जल की कमी होती है या वृद्धि होती है उसका संतुलन बनाए रखता है। लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध सोडियम के अच्छे स्रोत है। तो सोडियम के अच्छे स्रोत लवण, मांस, मछली, अंडा एवं दूध हैं। लोहा मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व है। तो जो लोहा है यह मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। इसकी कमी से अरक्तता रोग होता है। तो लोहा की कमी से अरक्तता रोग होता है तथा इसी लोहा से हमारे शरीर के जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन बनता है जो हमारे शरीर के अंगों तक या हमारी शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का प्रवाह या ट्रांसपोर्ट करता है। यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। तो जो लोहा का सर्वोत्तम स्रोत यकृत है। इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि भी लौह तत्व के स्रोत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सही है। जब हमें घाव लग जाता है या हम जब शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो जब वहाँ कट जाता है तो आप देखते होंगे नाई लोग जो है फिटकरी उसके बाद लगाते हैं क्योंकि यह जो है ब्लड का क्लॉटिंग करता है। क्योंकि जो है ब्लड का निगेटिव चार्ज होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज होता है तो दोनों मिल करके क्लॉटिंग कर देते हैं अर्थात रक्त का थक्का बन जाता है। फिर उसमें एक्सेज रक्त का प्रवाह नहीं होता है। फिर कारण आर, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, रक्त स्कंदित होता है। तो कारण आर में सही बोल रहा है कि जो रक्त ब्लड है एक कोलाइडी निकाय है जिसका चार्ज जो है निगेटिव है। तो ब्लड का जो चार्ज है वो निगेटिव है। यह एक कोलाइडी कण है, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के रक्त का थक्का बना लेते हैं। तो कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त मुख्यतः कोलाइडी विलयन है जिसमें निगेटिव चार्ज के कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः पॉजिटिव एवं निगेटिव चार्ज के कारण ब्लड रक्त स्कंदित हो जाता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो पूछ रहा है दोस्तों ऐसा हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसमें WBC श्वेत रक्त कणिका बनती है और RBC राइट ब्लड कार्पल्स का विनाश होता है। तो यह प्लीहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्लीहा में जो है WBC का निर्माण होता है और इसी में जो है विनाश जो है RBC का होता है। तो RBC का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड कार्पल्स का आकार एवं रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में हो जाती है। तो दोस्तों बोल रहा है कि जो RBC है राइट ब्लड कार्पल्स, इसका जो जीवन काल होता है वह 120 दिनों का होता है तथा इसका जो विनाश होता है या इसका जो मुर्दा घर बोलते हैं वह प्लीहा को बोलते हैं। जबकि इसके विपरीत जो श्वेत रक्त कणिका है WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यह आकार एवं रचना में जो है अमीबा के समान होता है, मतलब अमीबा के सदृश होता है। यह जो है इसके उल्टा जो है लाल रक्त कणिका के उल्टा इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड एवं कभी कभी यकृत और प्लीहा में हो जाता है तथा इस व्हाइट ब्लड कार्पल श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 3 से 7 दिन होता है और श्वेत रक्त कणिका की जो मृत्यु होती है वह रक्त में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। तो इसका ऑप्शन बी ब्रिटेन है। मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं मानव रक्त क्षारीय होता है तो इसकी पीएच वैल्यू जो है 7.36 से 7.42 होगा। हम लोग जानते हैं कि जो पीएच वैल्यू है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो यह जो है अम्लीय होगा, तो यह जो है एसिड होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो यह बेस होगा, क्षारीय होगा। किसी भी वस्तु का मान अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा और यदि 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर
वह विलयन अम्लीय होती है तथा पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है, तो वह जो है थ्रोम्बिन है। ऑप्शन ए सही होगा। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करता है जो प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होती है। तो पूछ रहा है कि मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में परिवहन होती है, तो वह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग लगभग 70% भाग का परिवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। यह रुधिर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का 70% भाग परिवहनित होता है। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा सोडियम कार्बोनेट मिल करके जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं तथा फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके जो है कार्बोनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 बनाता है। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो, तो पूछ रहा है दोस्तों, यदि माता पिता में से किसी की रक्त समूह ए हो या ए बी हो, कि चूँकि दो लोग हैं तो एक का ए हो और दूसरे का ए बी हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो नवजात शिशु में असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि माता पिता में से अगर किसी का रक्त समूह ए बी होगा तो उसके जो बच्चे होंगे उनका ओ कभी नहीं हो सकता। मतलब यदि माता पिता में से किसी का, इसके उल्टा यदि माता पिता में से किसी का रक्त समूह ओ होगा तो उनके जो बच्चे होंगे उनका ए बी कभी नहीं हो सकता। तो ओ और ए बी एक दूसरे से अगर याद करने के लिए देखें तो इनका एक दूसरे से दुश्मनी होता है। अगर माता पिता में ओ होगा तो बच्चों में ए बी कभी नहीं हो सकता, तथा यदि माता पिता में ए बी होगा तो बच्चों में ओ कभी नहीं हो सकता। तो इनमें माता पिता में से एक का ए बी है, तो इसका मतलब यही है कि बच्चों में ओ का रक्त समूह असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओ रक्त समूह। एक बार इनका देखते हैं कि देखिए माता एवं पिता, यहाँ माता का रक्त समूह लिखा है जबकि यहाँ पिता भी होगा। माता एवं पिता दोनों का रक्त समूह यह दिया है, तो माता और पिता में से दोनों में से किसी दोनों का ओ है तो ओ से मिल करके ओ बनता है। फिर ओ और ए, मतलब अगर माता पिता में से किसी का ओ है और ए है तो ओ जिसके साथ होगा वह खुद ओ आएगा और उसको ले करके आएगा। तो जैसे ओ ए के साथ है तो बच्चों में ओ भी आएगा और ए भी आएगा। फिर जो है ओ बी के साथ है तो ओ खुद आएगा और बी को भी लेके आएगा, तो ओ और बी होगा बच्चों में। फिर ओ ए बी के साथ है तो हम लोग दोस्तों जानते हैं ओ और ए बी में दुश्मनी होती है, हम जानते हैं। तो इनके जो है ये दोनों नहीं आएंगे बच्चों में, तो ये जो है ए आएगा बी आएगा। फिर ए के साथ है, अगर ए और समान है तो ए खुद आएगा और ओ को भी साथ में लेके आएगा, तो ए और ओ है। फिर ए और बी अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसमें जो है सभी रक्त समूह आएंगे। मतलब अगर माता पिता में से दोनों में से जो है एक का ए है दूसरे का बी है तो बच्चों का जो है ऐसा कोई रक्त समूह नहीं है जो नहीं आएगा। तो इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, ओ आएगा, ए भी आएगा। देखिए ए अगर ए बी है, माता पिता में से एक का ए है दूसरे का ए बी है, तो हम जानते हैं कि ए बी और ओ में दुश्मनी होती है। तो जो बच्चों का रक्त समूह है ओ नहीं होगा और उसको छोड़ करके सब होंगे। तो देखिए जैसे इसमें ए है एवं ए बी है, फिर बी और बी है, तो बी और बी समान है तो यह खुद आएंगे और ओ को लेके आएंगे, तो इसका रक्त समूह बी और ओ होगा। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कि हिपेरिन एक जो है जो रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, तो जो रक्त का थक्का होता है उसके जमने को यह रोकता है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका निर्माण जो है बेसोफिल्स के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हिपेरिन रक्त प्रतिस्पंदी है जिसका निर्माण शरीर में बेसोफिल्स तथा मास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगात्मक और चिकित्सा उपकरणों जैसे टेस्ट ट्यूब और गुर्दे की डायलिसिस मशीनों पर रक्त थक्का रोधी आंतरिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। फार्मास्यूटिकल ग्रेड हिपेरिन को मांस के लिए वध किए जाने वाले जानवरों जैसे सुकरी, सूअर, आंत या गोजाति फेफड़ों के ऊतकों से प्राप्त किया जाता है।
निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा श्वेत रक्त कोशिका है जो भक्षक कोशिका नहीं होती है? तो वह जो है इओसिनोफिल्स है। हम जानते हैं कि सभी जो है श्वेत रक्त कणिकाएँ लगभग भक्षक कोशिका होती है, सिर्फ इओसिनोफिल्स को छोड़ करके। तो न्यूट्रोफिल्स भी भक्षक कोशिका है, लिम्फोसाइट भी भक्षक कोशिका है, मोनोसाइट भी भक्षक कोशिका है। इओसिनोफिल्स 2.8% हमारे शरीर में पाई जाती है। यह भक्षक कोशिकाएं नहीं होती हैं। अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं की तरह प्रतिजन का भक्षण करने की जगह इओसिनोफिल्स रसायनों का उत्सर्जन करते हैं जो प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं। तो इओसिनोफिल्स एक ऐसे रसायन का उत्सर्जन या निर्माण करते हैं जो उससे जो भी एंटीबॉडी का निर्माण होता है उसको जो है ये नष्ट कर देते हैं। इओसिनोफिल्स मुख्यतः परजीवियों को प्रति सक्रिय होती है। तो ये पैरासाइट जो होते हैं उनके प्रति यह सक्रिय होती है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत है? तो पूछ रहा है कि RH फैक्टर पुरुष और स्त्री में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें शादी असंगत है, इसलिए शादी नहीं हो सकती कि अगर उनका दूसरा बच्चा होगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह जो है ऑप्शन डी, अगर RH+ और RH- स्त्री हैं तो दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर इनका होगा तो जो है जो इनके दूसरे बच्चे होंगे इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आधुनिक मेडिकल साइंस में डेवलप हुआ है, इनका जो है उपचार हो सकता है। तो इसका RH+ पुरुष RH- स्त्री से विवाह संबंध असंगत है, क्योंकि RH+ पिता RH- माता की दूसरी संतान मृत पैदा होती है। RH+ भ्रूण RH- के माता के शरीर में वृद्धि करते समय माता के शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बन जाता है, जिसके कारण जन्म के तुरंत बाद रुधिर आश्लेषण के कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है। रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है। तो पूछ रहा है कि रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो वह कार्बोनिक एसिड के रूप में जाता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त द्वारा कार्बोनिक एसिड के रूप में, जो कि 70% होता है, के रूप में फेफड़ों तक ले जाया जाता है। फेफड़ों द्वारा इसका पुनः उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर के कार्बोनिक अम्ल बन रहा है। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है। तो पूछ रहा है कि लिम्फोसाइट द्वारा कौन सा प्रोटीन है जो रक्षक का काम करता है? तो यह जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी शरीर में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिनका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं लिम्फोसाइट द्वारा होता है। ये विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को पहचानने और उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? तो पूछ रहा है कि दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दोस्तों हमारे हृदय में जब रक्त की आपूर्ति, जितना हमारे हृदय को रक्त चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, तो दिल का दौरा या हार्ट अटैक आता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। रोगलोधन माइकार्डियल इन्फ्रेक्शन या तीव्र रोधगलन एक्यूट माइकार्डियल इन्फ्रेक्शन को आमतौर पर हृदयाघात, हार्ट अटैक या दिल के दौरे के रूप में जाना जाता है। इसमें हृदय के कुछ भागों में रक्त संचार में बाधा होती है, जिससे दिल की कोशिकाएं मर जाती है। यह आमतौर पर कमजोर धमनी कला काठिन्य पट्टिका के विदारण के बाद परिहृद धमनी रोध रुकावट का कारण होता है। यदि बालक का रक्त समूह AB तथा पिता का रक्त समूह O है तो माता का रक्त समूह क्या होगा? तो पूछ रहा है कि यदि जो है जो पुत्र है उसका रक्त समूह AB है तो, और जो है इधर माता का रक्त समूह O है, तो पूछ रहा है कि पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर जो है पिता का रक्त समूह, तो माता का रक्त समूह क्या होगा? तो इसमें माता का रक्त समूह पूछ रहा है। तो पिता का रक्त समूह O है और बालक का रक्त समूह AB है, तो इसमें पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो पिता का रक्त समूह इसमें जो है इनमें से कोई नहीं, ना तो A होगा, ना तो B होगा, ना तो O होगा। तो पिता का रक्त समूह जो है इनमें से कोई नहीं है। तो बालक का रक्त समूह AB, पिता का रक्त समूह O, तो मानव रक्त का समूह A और B दोनों हो सकता है, क्योंकि बर्नस्टीन ने 1924 में पता लगाया था कि AB और O रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिकी लक्षण है। यह संतानों में मेंडल के नियमानुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही प्राप्त होते हैं।
बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो पूछ रहा है कि जो बी लिम्फोसाइट होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बी लिम्फोसाइट को कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिस बी लिम्फोसाइट को कहते हैं। यह अस्थिमज्जा में बनता है तथा ह्यूमोरल को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त की कुल भार का 7% होता है। तो जो है हमारे शरीर के कुल भार का 7% होता है। तो एक सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का लगभग 7% होता है। तो रक्त की मात्रा 70 mg होता है। तो उसका 7% लगभग 5000 मिलीलीटर होता है। निम्न में किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता होती है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके जो है ऑक्सीजन से तीव्र गति से हीमोग्लोबिन से जो है अधिकतम क्रियाशीलता होती है या बंधुता होती है। तो वह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रसार गुणांक ऑक्सीजन से अधिक होता है। जब शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, जो एक विषैले पदार्थ होता है और इससे जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रुधिर वाहिका हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह जो होता है लोहा होता है। तो इसका ऑप्शन डी लोहा होगा। रुधिर वाहिका हीमोग्लोबिन में उपलब्ध लाल कण जिसमें लोहा होता है वह ऑक्सीजन का वहन करता है। यह हीमोग्लोबिन का एक धातु प्रोटीन है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि रक्त में जो शर्करा या ग्लूकोज है उसका स्तर किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो वह जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम या डेसीलीटर होता चाहिए। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें जो है ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम या डेसीलीटर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें लौह विद्यमान होता है। तो वह जो है मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। प्राकृतिक पदार्थ मायोग्लोबिन में आयरन विद्यमान रहता है। कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है। जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधित होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऊतकों में जाकर इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन सब कथन दिए गए हैं तो उसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं। तो यह लाल रंग होता है। तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों हीम नामक रंजक होता है जिसका रंग जो है लाल होता है। फिर यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है। तो सही बात है। हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होती है उसमें जो ऑक्सीजन मिला होता है, शुद्ध रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसमें शुद्ध रक्त कहते हैं, तथा ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है। तो यह फेफड़ों से जो हमारी कोशिकाओं तक जो है जो रक्त में ऑक्सीजन होता है उसका जो है वाहन का काम करता है। फिर तथा यह कुछ अम्लीय होता है। तो दोस्तों ये अम्लीय नहीं होता, यह क्षारीय होता है। इसका pH मान 7.34 होता है। फिर यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो यह सही है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक जो हमारे शरीर में जो रक्त जो है फेफड़ों तक आता है तो वह शरीर के ऊतकों से जो है फेफड़ों तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी ही गलत है और बाकी सब सही है कि रक्त का pH मान 7 से अधिक होता है तो यह जो है क्षारीय होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को तथा ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। यह अम्लीय न होकर के क्षारीय विलयन होता है। आरएच कारक की खोज किसने की थी। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी। तो वह जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा।
लैंडस्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की जिसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। वह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। यह रक्त में प्रोटीन है जो आरएच प्लस होगा, यदि यह प्रोटीन नहीं है तो आरएच माइनस होगा। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर रक्त में इस टाइप का प्रोटीन होगा तो उसे जो है आरएच प्लस कहा जाएगा, तथा यदि रक्त में इस टाइप का जो प्रोटीन नहीं होगा तो उस ब्लड में को जो है आरएच माइनस कहा जाएगा। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। रक्त समूहों ब्लड ग्रुप्स की खोज 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की, तथा रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणुओं की खोज की। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो टीबी दिवस है यह 24 मार्च को मनाया जाता है। तो विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, तथा रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की, एवं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा लैंड स्टीनर तथा ब्लड समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। आरएच कारक का नाम संबंधित है। तो आरएच कारक का नाम हम जानते हैं कि रीसस बंदर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ओ, ए, बी तथा ए बी 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ओ समूह सर्वदाता तथा ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है। रक्त आदान के समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है। तो जब भी हम जो है ब्लड किसी को देते हैं या लेते हैं तो आरएच फैक्टर की जांच करते हैं, उसमें देखते हैं कि यह प्रोटीन है कि नहीं। अगर जिस ब्लड में इस टाइप का प्रोटीन होता है उसे जो है आरएच प्लस कहते हैं, तथा जिस ब्लड में इस टाइप की प्रोटीन नहीं होता उसे आरएच माइनस कहते हैं। तो आरएच प्लस का रक्त तथा आरएच माइनस का रक्त दिया जाता है। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने बंदर से की थी। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाता है? तो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जो है दुर्घटनाग्रस्त में चोटिल हो जाता है और इतना समय नहीं है कि उसके ब्लड की टेस्ट किया जा सके, तो ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो उसको बिना सोचे समझे दिया जा सकता है? तो दोस्तों जो है ओ माइनस है। तो इधर ओ माइनस का मीनिंग ये होता है कि इसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा। तो ओ माइनस ऐसा है कि जिसमें आरएच फैक्टर नामक प्रोटीन नहीं है, तो यह किसी को भी दिया जा सकता है। अगर उसमें आरएच फैक्टर होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आरएच फैक्टर नहीं भी होगा तब भी उसकी कोई बात ही नहीं। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, ओ माइनस। आरएच प्लस व्यक्ति का रक्त आरएच माइनस को दिया जाए तो आरएच माइनस वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर सकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अतः एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसे ओ माइनस रक्त समूह दिया जा सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तग्राही कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि ए बी रक्त ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनको कभी कभार जो है सार्वत्रिक रक्तग्राही मतलब एक्सेप्ट करने वाला कहा जाता है। वो कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो इसका कारण यह है कि उसके रक्त में प्रतिपिंड जो एंटीबॉडी है उसका अभाव होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। रक्त समूह ए बी के व्यक्तियों में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इनमें कोई भी प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं होता। तो इनमें जो है ए और बी दोनों में एंटीजन या प्रतिजन होते हैं, तथा इनमें कोई एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं होता है। अतः ए बी वर्ग रक्त समूह के व्यक्तियों को ए बी और ओ में से किसी भी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है? तो पूछ रहा है कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? तो वह जो है रक्त के जमाव से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। रक्त जमाव नामक शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है। थ्राम्बिन रक्त में उपस्थित एक एंजाइम है जो फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर रक्त जमाव में मदद करता है। रक्त के थक्का बनने के दौरान वाली महत्वपूर्ण क्रिया निम्नलिखित है। थ्राम्बिन प्रोथ्राम्बिन से तथा कैल्शियम से मिलकर के थ्राम्बिन बनाता है। थ्राम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलकर के फाइब्रिन बनाता है।
हृदय कब आराम करता है? तो पूछ रहा है कि हृदय कब आराम करता है? तो हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। आलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन। तो दोस्तों संकुचन मतलब जब हृदय जो है सिकुड़ता है तो रक्त का प्रवाह और रक्त बाहर की तरफ निकलता है, तथा शिथिलन, शिथिलन को फैलना कहते हैं। जब रक्त फैलता है तो जो है ब्लड हमारे शरीर से हृदय में आते हैं। तो जैसे शिथिलन अधिक होगा, इनमें शिराओं में रुधिर बढ़ जाएगी। तो शिरा ऐसी होती है जो अशुद्ध रक्त का संचालन करती है, मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं से रक्त का संचालन हृदय तक करती है, वह शिरा के द्वारा होता है। जबकि धमनी ऐसा होता है जो शुद्ध रक्त का संचालन करती है, मतलब हमारे हृदय से हमारे शरीर के अंगों तक जो रक्त ले जाती है वह धमनी करती है। तो जब शिथिलन होता है तो जाहिर सी बात है हृदय में रक्त आएगा तो वह जो है अशुद्ध रक्त होगा, तो यह जो है शिराओं में दाब बढ़ जाता है। तथा जब निलय में रुधिर भर जाने के बाद इनमें आलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे इनमें भरे रुधिर पर दबाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? तो पूछ रहा है कि कौन रक्त अल्पता से संबंध है? तो वह जो है निम्न रक्तचाप है। तो जब निम्न रक्तचाप होगा तो उसे लो ब्लड प्रेशर होगा, या अल्पता रक्त अल्पता होगा, मतलब कि लो ब्लड प्रेशर होगा। इसमें हृदय की संकुचन संख्या और तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, धमनियाँ फैल जाती हैं तथा रक्त की कमी आ जाती है। यही कारण है कि रक्त का दबाव कम हो जाता है। पोटेशियम की कमी, लौह अंश और हीमोग्लोबिन की कभी रक्ताल्पता रोग, जोड़ों का दर्द लैक्टिक अम्ल के जमाव से होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है कि ऐसा हीमोग्लोबिन के कथन में है, तो यह जो है इसमें लौ होता है, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन में लौ होता है, जिसके कारण यह लाल होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक करता है। तो सही है कि हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से जो रक्त आता है उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यह हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम नामक रंजक होता है, इससे रक्त का रंग लाल होता है। यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो जो कि गलत है दोस्तों। जो कुछ रोगों की प्रतिरक्षा जो है वह WBC के द्वारा होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स के द्वारा होता है, न कि हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसका 1, 2, 3 सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2, 3। हीमोग्लोबिन हीम लोहा तथा ग्लोबिन प्रोटीन। तो जो ये हीम है यह एक रंजक है तथा ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक और लौ होता है, इसी के कारण रक्त लाल रंग का होता है। यह रक्त संचालन क्रिया के दौरान फुफ्फुस से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देता है। पुनः ऊतकों में पहुँचने पर इससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और हीमोग्लोबिन ऊतकों में उपापचय के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग ग्रहण कर प्रस्फुटन में ले जाता है, जो श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। तो जो रोगों से जो है श्वेत प्रतिरक्षा का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं WBC वाइट ब्लड कार्पल्स करते हैं। WBC को वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो पूछ रहा है कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो वह 1.34 मिलीलीटर होता है। 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जो 100 मिलीलीटर में रक्त की मात्रा होता है वह 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसलिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 20/15 मतलब 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। निम्न में कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्लाज्मा है जो प्रोटीन नहीं है? तो वह जो है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर स्थित है। हीमोग्लोबिन शरीर के फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन का वहन करती है और ऊतकों से वापस फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाती है। जबकि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के प्लाज्मा भाग में पाए जाते हैं। ये संचार प्रणाली में लिपिड, हार्मोन, विटामिन और खनिज के परिवहन और अकोशिकीय गतिविधियों का नियमन और प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। तो पूछ रहा है कि हृदय की धड़कन के लिए नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज है? तो वह पोटेशियम है।
शरीर के हृदय की सही कार्यशीलता के लिए शरीर में पर्याप्त पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। यह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा पदार्थ है जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर में विद्युत शक्ति का संचालन बनाए रखता है। पोटेशियम हृदय की सही कार्यशीलता के लिए ज़रूरी होता है और हड्डियों और मांसपेशियों की सिकुड़न, पाचन क्रिया और मांसपेशियों की कार्यशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका उपयोग रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? तो वह रेडियो सोडियम है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। रेडियो एक्टिव ट्रेसर रेडियोधर्मी आइसोटोप की अल्प मात्रा और रेडियोधर्मी विहीन आइसोटोप की अधिक मात्रा का मिश्रण है, जिसे मनुष्य के शरीर में तत्व के प्रवाह का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो सोडियम के नमक का विलयन रक्त में मिलाकर रक्त के प्रवाह की दिशा और किसी बाधा का अध्ययन किया जाता है। शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण होता है। तो शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण थ्रोम्बोपोइटिन के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। थ्रोम्बोपोइटिन लीवर और गुर्दे में बनने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोपोइटिन की वजह से विभाजित होकर खून में समाहित होते हैं और सिर्फ 10 दिन के इनका जीवन काल होता है। हृदय कब आराम करता है? तो पूछ रहा है दोस्तों, हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। आलिंद तथा निलय की बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन कार्य चलता रहता है। जैसे शिथिलन अधिक होगा, इनमें शिराओं से रुधिर आता है तथा निलय में रुधिर भर जाने के बाद इनमें आलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे इनमें भरे रुधिर पर दबाव पड़ता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए कृत्रिम पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत आवेगों का उपयोग करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो पूछ रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वह 120/80 होता है। जब निलय अपने संकुचन आकुंचन द्वारा धमनियों में रक्त पंप करता है तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को ही धमनी दबाव या रक्तचाप कहते हैं। तो दोस्तों, जब निलय अपना आकुंचन मतलब जब यह सिकुड़ता है, जब यह आकुंचन करता है मतलब सिकुड़ता है, तो उसका जो रक्त होता है वह बाहर की तरफ निकलता है और इसका दबाव जो है हमारी धमनियों पर पड़ता है, जो शुद्ध रक्त जो है हृदय से जो है शरीर के अंगों तक ले जाती है। इसे सबसे पहले हेल्स ने घोड़ों में मापा था। तो यह जो रक्त दाब है यह सबसे पहले हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़ों में नापा था। मनुष्य में आकुंचन एवं विस्तारण क्रमशः 120 mmHg तथा 80 mmHg होता है। तो जो आकुंचन होता है, जो दबाव होता है, तो जो दबाव होता है वह 120 mmHg होता है तथा 80 mmHg होते हैं। डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र को मापते हैं। कलाई में त्वचा के नीचे धमनी की प्रसरण दर को अनुभव करके डॉक्टर हृदय स्पंदन की दर निर्धारित करते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में पीएच स्तर होता है। तो हम जानते हैं कि पीएच का मान जो है 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय होता है तो यह जो है 7.35 से 7.45 होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। यह लाल रंग का चिपचिपा तरल है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा व ठोस कणिकाएं होती हैं। इसका रंग हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में जो नाड़ी का स्पंदन होता है, मतलब हमारे शरीर में जो नाड़ी होता है वह किस गति से स्पंदन करती है, सिकुड़ती या फैलती है? तो यह जो है हृदय की गति से होती है। तो यह उसी दर से जिस पर हृदय करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
नब्ज धमनियों की धड़कन है। जब रक्त धमनियों में हृदय प्रकुंचन द्वारा पंप किया जाता है तथा धमनी में रक्त दाब ब्लड प्रेशर बढ़कर 120 mmHg पहुंचता है, उस समय धमनियों की दीवार खिंच जाती है। इसके विपरीत हृदय शिथिलन के समय धमनियों में रक्त दाब घटकर के 80 mmHg रह जाता है। इस समय धमनी की दीवार अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार हृदय स्पंदन के साथ साथ धमनियों में भी स्पंदन होता है। धमनियों की इस स्पंदन को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। तो जो धमनियाँ स्पंदन करती है उसी को जो हम नाड़ी या नब्ज कहते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, जो 2 आलिंद होते हैं एवं 2 निलय होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड दोनों की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है।